सत श्री अकाल जसवंत जी। हाँ जी जसवंत जी, की हाल है? हकीम साहब 2 दिन हो गए, बुखार ही नहीं उतर रहा। चाचा घबरा ना, आ 2 पुड़ियां खा ला, मौसमी बुखार आ, 2 दिन च चला जाऊगा। ओए तू ਉਹੀ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਰਦੂਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬਲਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਬਾਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ। ਭੱਜ ਇੱਥੋਂ, ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਆਦि ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ। ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈੱਕਅਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 8वीं किश्त की जारी। किसानों के खातों में भेजी 19,000 करोड़ रुपए की राशि। 9.5 करोड़ किसानों को मिला लाभ। गोवा में एक बार फिर ऑक्सीजन की कमी से मौत। शुक्रवार तड़के 13 लोगों ने गंवाई अपनी जान। विपक्षी पार्टियों में सरकार के खिलाफ दिखा रोष। 132 साल बाद दूसरी बार घरों में अदा की गई नमाज। कोरोना खत्म होने की मांगी गई दुआ। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर मनाई गई ईद। और पत्रकारों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की बड़ी सौगात। अब कोरोना का इलाज कराएगी एमपी सरकार। सभी पत्रकारों को किया जाएगा कवर। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और हमारे खास कार्यक्रम खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और मैं हूं आपके साथ लोकेश चकवानी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने पत्रकारों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकार साथियों और उनके परिवार के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब प्रदेश के मीडिया के साथियों का कोरोना का इलाज सरकार कराएगी। मीडिया के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल के सभी सदस्य, अधिमान्य और गैर अधिमान्य साथियों का कोरोना के इलाज की चिंता सरकार करेगी। इस योजना में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल के संपादकीय विभाग में कार्य कर रहे सभी पत्रकार, डेस्क में पदस्थ पत्रकार साथी, कैमरामैन, फोटोग्राफर सभी को कवर किया जाएगा। मीडिया के साथियों के परिवार के कोरोना इलाज की चिंता सरकार करेगी। सभी मीडिया के साथी कोरोना महामारी के काल में जन जागृति का धर्म निभा रहे हैं। मध्य प्रदेश में अधिमान्य और गैर अधिमान्य पत्रकारों को पहले से पत्रकार बीमा योजना के अंतर्गत इलाज की व्यवस्था की गई है। पत्रकार कल्याण योजना द्वारा सहायता दी जा रही है। इस विकट संकट में हमारे मीडिया के मित्र, पत्रकार साथी दिन और रात अपने कर्तव्य का निर्वाह पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ कर रहे हैं। हमने ये देखा कि जनता तक जानकारियां पहुंचाते पहुंचाते अपने पत्रकारिता के धर्म का निर्वाह करते करते कई हमारे पत्रकार साथी भी संक्रमित हुए और कुछ का दुखद स्वर्गवास भी हो गया। इस समय जरूरी है कि ऐसे सभी मित्रों का जो कोविड की बीमारी से संक्रमित होते हैं उनका इलाज ठीक ढंग से हो जाए। मध्य प्रदेश में अधिमान्य और गैर अधिमान्य पत्रकार साथियों के पहले से ही पत्रकार बीमा योजना के अंतर्गत इलाज की व्यवस्था है। पत्रकार कल्याण योजना में भी उनको सहायता दी जा रही है। शासकीय अस्पताल और अनुबंधित अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा है। आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश के प्रिंट,
इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया के संपादकीय विभाग के सभी मीडिया कर्मी अधिमान्य हो या गैर अधिमान्य हो और उनके परिवार का यदि कोई भी सदस्य कोविड की बीमारी से पीड़ित होगा तो मध्य प्रदेश सरकार उनको उनके हाल पे नहीं छोड़ेगी, उनका पूरा इलाज करवाया जाए। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच ऑक्सीजन की कमी का संकट अभी भी जारी है। गोवा के मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर ऑक्सीजन की किल्लत लोगों की मौत का कारण बन गई। गोवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बीती रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक 13 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि ये मौत ऑक्सीजन लेवल की कमी के कारण हुई है। इस अस्पताल में बीते दिनों में ऑक्सीजन की कमी के कारण कई मरीजों की जान जा चुकी है, जो कि लापरवाही को उजागर करता है। गोवा में पिछले कई दिनों से ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों की मौत हो रही है। प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ ऑक्सीजन की कमी नहीं, यहाँ पे सरकार को हिम्मत की भी कमी हो रही है। इसकी वजह से ज्यादा डेथ हो रही है। जैसे मैंने कहा, कोरोना से नहीं, मतलब सरकार की नाकामी से डेथ हो रही है लोगों की, और ये बहुत बहुत गलत बात है। मैं समझाता हूँ क्यों प्रॉब्लम है ये। गोवा में ऑक्सीजन बनता नहीं है। गोवा का जो भी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है वो बाहर के राज्यों से आता है, और इसकी पूरी जिम्मेदारी कि जितनी गोवा को ऑक्सीजन चाहिए वो पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, मोदी सरकार की होती है। और आज प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि गोवा की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो हमारे सावंत चीफ मिनिस्टर हैं, वो मुझे लगता है मोदी जी से ये बताने को डर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में कोर्ट में तो कार्रवाई चलेगी और कहीं भी कार्रवाई चलेगी, मीडिया में खबर चलेगी, लेकिन आपको अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको गोवा में और ऑक्सीजन। आज पूरे देश में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। वहीं कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए ईद के दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन को रोकने के लिए कांदीवली पुलिस की टीम पूरे इलाके में एक जंबो फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को जागरूक करती हुई नजर आई। तो साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के साथ भीड़भाड़ नहीं करने की अपील करते हुए नजर आई। आपको बता दें, इस फ्लैग मार्च में मालवनी डिवीजन की एसीपी स्मिता भोसले, कांदीवली के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बाबा साहेब सानूखे सहित पूरी पुलिस टीम शामिल रही। कोरोना संकट से जूझ रहे भारत की मदद के लिए दुनिया के तमाम छोटे बड़े देश आगे आए हैं। ऐसा अक्सर युद्ध के दौरान ही देखने को मिलता है, जब मित्र देश एक दूसरे को मेडिकल सामग्री और अन्य जरूरी चीजें भेजते हैं। मित्र देश ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाएं और अन्य मेडिकल उपकरणों से लेकर अन्य तरह की मदद लगातार भारत को पहुंचा रहे हैं। इस महामारी ने दुनिया को एकजुट कर दिया है। संकट के इस घड़ी में दुनिया के कई देश जिस तरह से भारत की मदद के लिए आगे आए, उसने मानवता की एक मिसाल को पेश किया। सिंगापुर से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आईएएफ के 4 विमान चेन्नई पहुंचे। चेन्नई कस्टम्स ने बताया कि राज्य सरकार के साथ बेहतर समन्वय के साथ सामान की तुरंत निकासी कराई गई। तो आपको बता दें, मित्र देश ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाएं और अन्य मेडिकल उपकरणों को लेकर लगातार मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, और तो मदद है वो भारत पहुंचाई भी जा रही है। इस महामारी ने दुनिया को एकजुट करके रखा है, और इसका उदाहरण भी अब देखने को मिल रहा है कि किस तरह से संकट के इस घड़ी में दुनिया के कई देश भारत की मदद के लिए आगे आते हुए नजर आए और मानवता की मिसाल को पेश किया गया है। सिंगापुर से ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर आईएएफ के 4 विमान चेन्नई पहुंचे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, चेन्नई कस्टम्स ने यहां पर यह जानकारी दी कि राज्य सरकार के साथ बेहतर समन्वय के साथ सामान की तुरंत निकासी जो है वो भी कराई गई। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज़। ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। टीका लगाओ परिवार बचाओ, पंजाब सरकार वालों जनहित विच जारी। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये देश तो राम भरोसे ही चल रहा है। जिस तरह से कोरोना संक्रमितों की मौतें हो रही हैं, गंगा यमुना में लाशें बह रही हैं, तो लग रहा है कि हमारा देश भगवान भरोसे ही चल रहा है। और महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। संजय राउत ने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। मुख्यमंत्री जी से बातचीत चल रही है, मुख्यमंत्री जी से कॉन्फ्रेंस में या संपर्क में है। मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल सकता हूँ, मुझे लगता है गृह मंत्री भी है। अब ये शिकायतें दर्ज होती है, क्या होती है, उस बारे में तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये देश तो राम भरोसे ही चल रहा है। इस देश में सरकार है, इस देश में प्रशासन है, इस देश में प्रधानमंत्री जी है, इस देश में स्वास्थ्य मंत्री है। लेकिन जिस तरह से कोरोना के वजह से मौतें हो रही है, जिस तरह से गंगा यमुना में लाशें सैकड़ों की संख्या में वाराणसी से पटना तक आप देख रहे हो, और जिस तरह से एक तरह से हाहाकार मचा है, तो देश राम भरोसे ही चल रहा है। लेकिन प्रभु श्री राम के अयोध्या में भी हालत खराब है, वहाँ भी ऑक्सीजन के मारे लोग मर रहे हैं। मैं अब ये भी सुन रहा था। तो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, राज्यों के मुख्यमंत्री ने, मैंने पहले भी कहा है कि एक दूसरे से अगर वो डायलॉग रखे इस मामले में, अहंकार और राजनीति अगर भूल कर, तो ही देश की स्थिति सुधर सकती है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि महाराष्ट्र ने बहुत अच्छे तरीके से चीजों को, देखिए महाराष्ट्र ने हमेशा अच्छी तरह से चीजों को संभाला है, लेकिन महाराष्ट्र को बदनाम करने की बहुत कोशिश हो गई। अपोजिशन हो या और कोई हो, केंद्र से हो, महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश हो गई। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में देश में सबसे बेहतर काम अगर किसने किया है तो महाराष्ट्र ने। इस सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट है वो कुछ दिनों तक आप स्टॉप कर दीजिए, और वो पूरा जो पैसा है 20-25 हज़ार करोड़ का, वो आप कोरोना के निवारण के लिए यूज़ कीजिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा का काम, नई विधानसभा जो बनाने का काम चल रहा था, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने उस पर रोक लगाई है, और पूरा उनका जो बजट है वो कोरोना के लिए लाया है। तो अब ये देश की स्थिति ऐसी है, आप दिल्ली का नक्शा बदल के क्या करोगे? यहाँ लोग जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लोगों को, आप लोगों की हालत देखिए। तो ये बात जो है, उद्धव ठाकरे से लेकर स्टालिन हो, ममता जी हो, सोनिया जी हो, सभी ने एक प्रधानमंत्री को पत्र। अस्पताल में लव यू जिंदगी गाने पर झूमने वाली कोरोना पीड़ित लड़की से जिंदगी रूठ गई, क्योंकि अब वो इस दुनिया को छोड़कर हम सबके बीच से चली गई है। कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर लव यू जिंदगी गाने पर झूमती एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ था। लड़की कोरोना संक्रमित थी। इस लड़की का वीडियो ट्विटर पर डॉक्टर मोनिका लांगे ने शेयर किया था। डॉक्टर के मुताबिक वीडियो में दिख रही इस लड़की को अस्पताल में आईसीयू बेड नहीं मिल पाया था, इसीलिए वो कोविड इमरजेंसी वार्ड में एडमिट थी। डॉक्टर मोनिका ने ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा था कि ये लड़की सिर्फ 30 साल की है। कोरोना संक्रमित इस लड़की को आईसीयू बेड नहीं मिल सका।
हालत को संभालने के लिए इस लड़की को कोविड इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया। साथ ही डॉक्टर मोनिका ने इस वीडियो को शेयर करते हुए सीख दी थी कि जिंदगी में हालात कैसे भी हों, उम्मीद मत खोना। लेकिन अफसोस कि लव यू जिंदगी गाने पर झूमने वाली कोविड पेशेंट जिंदगी की जंग को हार गई। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में ईद मनाई गई। शुक्रवार को ईद का पर्व मनाया गया। इसको लेकर मुस्लिम इलाकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। आसनसोल रेलपार में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। ईद पर यहाँ काफी चहल पहल रहती है। ईद को लेकर मस्जिदों में सजावट भी की गई। ईद को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। रमजान के अंतिम दिन लोग खरीदारी करते दिखाई दिए। शाम में चांद का दीदार कर एक दूसरे को मुबारकबाद दी गई। हालांकि कोरोना को लेकर इस बार सावधानी के साथ ईद मनाई जा रही है। हर इंसान के लिए, बल्कि तमाम लोगों के लिए एक बेहतरीन खुशी का दिन होता है। आज हम लोग ईदगाह में नमाज अदा किए और बहुत ही कम तादाद में अदा किए। कानून का पासदारी करते हुए, कानून के गाइडलाइन पर अमल करते हुए हम लोगों ने बहुत कम लोगों से मिलकर नमाज अदा की। और ऊपर वाले का करम है कि हम लोग को इतना भी वक्त मिला। हम सब मिलकर ऊपर वाले से दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और पूरे आलम के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को ईद की बरकत से, इस बीमारी से अल्लाह ताला हम सबों को निजात फरमा दे। यही मेरा कहना है, क्योंकि
आज हर बच्चे, बूढ़े, जवां, औरतें, मर्द सब परेशान हैं। हम सब मिलकर ऊपर वाले से प्रार्थना करें, दुआएं करें कि अल्लाह ताला हम सबको ईद की बरकत से इस बीमारी से हम सबको निजात फरमा दे। यूपी के मथुरा में भी आज ईद मनाई जा रही है। इसी बीच कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन हुआ। लोगों ने घरों में रहकर ईद की नमाज अदा की। आपको बता दें, मुस्लिम धर्म गुरुओं ने पहले ही घरों में रहकर नमाज अदा करने की अपील की थी। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात है। मथुरा समेत सभी क्षेत्रों में शांतिपूर्वक ईद मनाई जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मस्जिदों में 5 लोगों ने नमाज अदा की। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर जारी है। डॉक्टर एनएन माथुर ने कहा कि कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले कम हुए हैं। देश अभी किस स्टेज पर है, इसके लिए कुछ वक्त अभी लगेगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। कोविड के केसेस जो हैं वो अभी हम ऐसे स्टेज पे हैं, सेकंड फेज के, जिसमें हम कह सकते हैं शायद हम पीक पे हैं, लेकिन अभी इसके ऊपर बिल्कुल फाइनल बोलना बहुत मुश्किल है। अभी हमें 1-2 हफ्ते देखना पड़ेगा। हाँ, कुछ केसेस कुछ जगह कम हुए हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, कुछ स्टेट्स में, लेकिन कुछ स्टेट्स में थोड़े बहुत बढ़ते भी रहते हैं। तो ये थोड़ा अभी देखने का विषय है और परखने का है कि काफ़ी इसमें अभी 2-3 हफ्ते हमें लगेंगे ये बताने में कि हम किस स्टेज पे हैं। ये वजह कई हैं कि केसेस जहाँ पे थम नहीं रहे हैं उसकी। एक तो स्ट्रेन जो है वो काफ़ी विरुलेंट है और उसमें इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। और ये भी है कि कुछ जगह लॉकडाउन है, कुछ जगह लॉकडाउन नहीं है। तो हर जगह लॉकडाउन तो नहीं है। तो ये दोनों मिश्रण होके जो है वो ये स्थिति पैदा होती है कि केसेस कहीं कहीं बढ़ते भी हैं। रूरल एरिया में बढ़ना ये चिंता का विषय है, लेकिन रूरल एरिया में एक चीज़ अच्छी होती है कि घर में तो नहीं, लेकिन वैसे स्पेस्ड आउट होते हैं लोग, अर्बन क्राउडिंग नहीं होती है। तो रूरल एरिया में उसको थाम लेना भी पॉसिबल है। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की ये कोशिश होनी चाहिए कि रूरल एरिया में लोग स्पेस्ड आउट जो हो सकते हैं, कि जिनको 2 डोजेस लग भी गई हैं, उसमें भी इन्फेक्शन हुआ है, उन लोगों को सीवियर इन्फेक्शन भी हुआ है और उनकी कुछ लोगों की उसमें मृत्यु भी हुई है। और ऐसे कई डॉक्टर्स हैं जिनमें ऐसा हुआ है, और नर्सेज हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। ये चिंता का विषय है, लेकिन हमें पता है कि वैक्सीन जो है वो सब जगह सब केसेस में वो उतनी ही कामयाब होगी ऐसा नहीं है। उसकी जो इफेक्टिविटी रेट है और जो उसका खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਅੱਜ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਗਰ। ਇਸ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਾੜੇ ਸਮੇਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣੇ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕੋਰੋਨਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। हिदायतां दी पालना करो। आओ कोरोना ते करिए फतेह, यही है साडा मिशन फतेह। फतेह हो पंजाबियों, फिर फतेह होगी। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर। आज चक्रवाती तूफान दस्तक देगा, ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। केरल में मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दी है। चक्रवाती तूफान को लेकर केरल में मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी की है। आज 3 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पाथानामथिट्टा में बारिश होगी, ये जानकारी इस समय मिल रही है। केरल के 3 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। चक्रवाती तूफान आज दस्तक देगा। इस वक्त की बड़ी खबर केरल से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। बिल्कुल, तो इस साल का सबसे पहला चक्रवात साइक्लोन अरब सागर में आने की संभावना जताई गई है और इसके कारण दक्षिण के राज्यों पर चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट यानी कि चेतावनी जारी कर दी गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक ने बताया है कि चक्रवाती तूफान के कारण केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में 24 टीमें यहां पहले से तैनात कर दी गई हैं। तो साथ ही 29 टीमों को यहां पर स्टैंड बाय में रखा गया है। केरल के 3 जिलों से हटा रेड अलर्ट। केरल के 3 जिलों यानी कि तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पतनमथिट्टा में जो रेड अलर्ट जारी किया गया था, हालांकि इसे अब हटा दिया गया है। ये भी यहाँ पर अपडेट मिलती हुई नजर आ रही है। चक्रवाती तूफान दस्तक दे सकता है। केरल में मौसम विभाग ने इस बाबत चेतावनी जो है उसे अब जारी कर दिया है। केरल के कुछ हिस्सों में बारिश, इसी के साथ समुद्र का पानी जो है वो रिहायशी इलाकों में आ सकता है। इस बात की चेतावनी जो है वो जारी कर दी गई है। चलिए अब कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। पंजाब के गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में 3 दिवसीय धार्मिक समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सिख समुदाय के महानायक बाबा बंदा सिंह बहादुर की तरफ से सरहिंद की विजय के लिए समर्पित शहीदों का पवित्र मंदिर श्री अखंड पाठ साहिब के भोग के बाद संपन्न हुआ। इस अवसर पर गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब के प्रमुख ग्रंथी भाई हरपाल सिंह ने सरहिंद फतेह दिवस पर सिख समुदाय को बधाई दी और साथ ही चढ़ती कला की प्रार्थना की। इस अवसर पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों और जिला अकाली दल के फतेहगढ़ साहिब के अध्यक्ष जगदीप सिंह चीमा ने कहा कि सरहिंद फतेह दिवस के अवसर पर श्री दरबार साहिब अमृतसर में मौजूद रागी जत्थों की तरफ से किए गए कीर्तन से संगत प्रसन्न हुई। कोरोना संकट के बीच रुड़की में ईद का त्योहार मनाया गया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक ईद की नमाज अदा की गई। सिर्फ 7 लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ईदगाह में ईद की नमाज अदा की। इस दौरान ईदगाह में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बता दें कि देश भर में ईद उल फितर का त्योहार मनाया गया। रुड़की में भी ईद का त्योहार बड़ी सादगी से मनाया जाता है। हालांकि कोरोना के चलते इस बार कुछ क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू किया गया है, जिसके चलते प्रशासन ने ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ने के लिए चंद ही लोगों को अनुमति दी थी। जैसे हुकूमत की तरफ से हिदायत थी, प्रशासन की तरफ से हम लोगों को हिदायत थी, उसी तरीके से फासले के साथ बहुत मुख्तसर तादाद में आप देख रहे हैं 5-7 लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इत्मीनान और सुकून के साथ ईद की नमाज जैसे कि हिदायत थी इसके मुताबिक अदा की गई है और सबके लिए दुआ की गई है। और हम यही दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला इस कोरोना बीमारी से सबकी हिफाजत फरमाए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे,
नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के, लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए लगाए गए कर्फ्यू के बावजूद श्रीनगर समेत वादी के विभिन्न शहरों में कई जगह लोग लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। इस बीच पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 672 लोगों से 1 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूलने के अलावा 156 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इस दौरान 44 वाहन भी जब्त किए गए। प्रशासन ने पूरे प्रदेश में 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू को लागू कर रखा है। इस दौरान सिर्फ आवश्यक साजो सामान और खाद्यान्न की दुकानों को सुबह 4 घंटे खोलने की अनुमति है ताकि आम लोग अपनी जरूरत का सामान ले सकें। अन्य सभी व्यावसायिक और सामूहिक गतिविधियों को बंद रखा गया है। श्रीनगर के लाल चौक, जहांगीर चौक समेत वादी के सभी प्रमुख शहरों और कस्बों में पुलिस को स्थिति पर काबू पाने के लिए दुकानों को निर्धारित समय से पहले बंद करना पड़ा। बहुत जगह पे नाकाबंदी है सर, काफ़ी जगह पे छोड़ते नहीं है, काफ़ी दिक्कतें हो रही है। तो मैंने उनको बोला कि सर मैं इस तरह से एक एम्प्लॉय हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी कार्ड दिखाया, वो दिखाया, बोला यहाँ पे इस तरह से नहीं जाते हैं, लॉकडाउन है, तो अभी पास वास भी इशू नहीं हुआ तो आप कैसे जा रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी दिक्कतें हो रही है। ये मैं एम्प्लॉय हूँ, मुझसे ये हो रहा है, तो आम पब्लिक का तो बहुत ही प्रॉब्लम्स हो रही है सर। तो कितना एहतियात लोगों को बरतना चाहिए इस बीमारी के लिए? सर मास्क वास्क सब कुछ लगाना है सर, सैनिटाइजर करना है सर, और जब भी कोई काम होगा तो उसी टाइम निकलना है, अदरवाइज बाहर निकलने की वो नहीं करना है सर। ईद पे भी पूरा लॉकडाउन है आज? पूरा सर बंद ही है सर, आज भी कहीं पे कोई एक्टिविटी नहीं है सर, हर जगह पे नाकाबंदी है सर। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कोरोना वैक्सीन के लिए आपको बता दें, स्पुतनिक वी वैक्सीन को लेकर अब जो सस्पेंस है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि इसकी कीमतों का जो ऐलान है वो हो चुका है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल पा रही है। रूसी कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी की जो कीमत है उसका ऐलान हो चुका है। भारत में इस रूसी वैक्सीन को बनाने वाली इस कंपनी के मुताबिक स्पुतनिक वी की कीमत 948 रुपए प्लस 5% जीएसटी होगी। इसका मतलब है कि 948 रुपए के अलावा इस पर 5% जीएसटी यानी कि 47 रुपए 40 पैसे जीएसटी चार्ज किया जाएगा। इस तरह से एक डोज की अगर हम बात करें तो 995 रुपए 40 पैसे की ये पड़ेगी वैक्सीन। तो ये बड़ी जानकारी मिल पा रही है। स्पुतनिक तीसरी ऐसी कोविड-19 की वैक्सीन होगी जिसे भारत में इस्तेमाल किया जाएगा, और इसकी कीमत पर अब जो सस्पेंस है वो भी खत्म हो चुका है, क्योंकि इसकी कीमत का ऐलान हो चुका है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। स्पुतनिक वी वैक्सीन की कीमतों का ऐलान हो गया है। वहीं हम आपको बता दें कि जुलाई से हमारे देश में भी स्पुतनिक वी का उत्पादन किया जाएगा। कंपनी ने प्रेस नोट जारी कर इस बारे में
सारी जानकारी साझा की है जो अभी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। स्पुतनिक वी वैक्सीन की कीमतों का ऐलान कर दिया गया है। लगातार ये सवाल उठ रहा था कि आखिर ये वैक्सीन कैसे और कितनी रेट पर मिलेगी, तो इसको लेकर अब ऐलान हो चुका है। 995 रुपए 40 पैसे में ये वैक्सीन मिलेगी। जुलाई से देश में खुद स्पुतनिक वी का उत्पादन किया जाएगा। कंपनी ने प्रेस नोट जारी करके इसके लिए जानकारी साझा कर दी है। तो अब आप स्पुतनिक वी भारत के खुले बाजार में ले सकते हैं। इसकी कीमतों का ऐलान कर दिया गया है। स्पुतनिक वी रूस से मंगाई गई वैक्सीन है जो कि कोरोना के खिलाफ काफी कारगर बताई जाती है। 995 40 पैसे में ये वैक्सीन मिलेगी। अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जुलाई से हमारे देश में स्पुतनिक वी का उत्पादन भी किया जाएगा। इसको लेकर तमाम जो जानकारी है खुद कंपनी ने प्रेस नोट जारी कर साझा की है। चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। मथुरा के राया में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लॉकडाउन का पालन कराने में प्रशासन नाकाम नजर आ रहा है, जिसके चलते बाजारों में भारी भीड़ उमड़ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार और मथुरा प्रशासन के बार बार अपील करने के बाद भी लोग जागरूक नहीं हो रहे। लोग इस बीमारी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मथुरा के वृंदावन कोतवाली नगला नेता में चुनावी रंजिश को लेकर नामजदों द्वारा एक महिला के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है। आरोपियों ने बचाव करने आए ससुर समेत 2 लोगों पर लाठी डंडों से हमला कर उन्हें भी घायल कर दिया। इस घटना के संबंध में 5 के खिलाफ वृंदावन कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव को लेकर रंजिश और विवादों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले में पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने 5 नामजदों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हुए घायलों को मेडिकल के लिए भेजकर घटना की जांच को शुरू कर दिया है। मैं वैसे नुकसान कर भी आई। ये 5 माँ बैठे गुट बनाए थे। योगेश परशुराम ने कूद की दीवार से हमला किया, मुंह पे खींचातानी की, मेरे कपड़े फाड़ दिए। मैंने आवाज दी, ससुर को भी आए, उन पर फिर हम पे वार किया। कई बार हम घायल कर दिए। और चोट आई हमारे हाथ में, कमर पे, पैर पे और ठोकरा के टाँके आए। वो हाँ, जिनने मेरे साथ बदतमीजी की है, जबरदस्ती करके मेरे कपड़े फाड़े हैं जिनने, और यूँ कही हम तो जान से खत्म कर देंगे और हम तो अब गांव में रहना सिखाएंगे। खींचतान कर रही, मेरे कपड़े फाड़े हैं। बेइज्जती भैया, कल से रोल नहीं बनी, 3 बजे गई काऊ। आज देश भर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने पहले ही घर पर रहकर ईद मनाने की घोषणा कर दी थी, लेकिन त्योहार पर एहतियात को देखते हुए नूंह के उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा और पुलिस कप्तान नरेंद्र सिंह फील्ड में उतरे और कई इलाकों का निरीक्षण किया। वहीं डीसी नरेंद्र सिंह ने लोगों को ईद की शुभकामनाओं के साथ बुजुर्ग और बच्चों से घरों से बाहर ना निकलने की अपील की। आपको बता दें, ईद के पर्व पर उपायुक्त मुस्लिम समुदाय के व्यवहार से काफी खुश नजर आए। सर देखिए, हम पूरे जिले के दौरे पे निकले, मैं और एसपी साहब, ताकि जो ईद के मौके पे एक तो सब लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, साथ ही साथ ईद के मौके पे मैं चाहूँगा कि आप लोग घरों में नमाज अदा करें। साथ ही साथ बच्चे जो और बुजुर्ग घर पे ही रहें, क्योंकि देखा जा रहा है कि जो बुजुर्ग और बच्चे हैं उनसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। मैं नौजवानों से भी अपील करना चाहूँगा कि अपना जितना ज़्यादा हो वो घर पे ही हो, क्योंकि हमने देखा है कि आज ज़्यादातर लोग जो है जवान हमारे हैं, और जो भी हम चाहेंगे कि यहाँ पर जितना भी लोग कैदिंग ना हो, यही इंश्योर करने के लिए सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ और एसपी साहब निकले, ताकि जो भीड़ भाड़ या कोई स्ट्रेस का कोई मौके पे ना हो। कोरोना संकट के बीच देश के 9.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 8वीं किश्त मिल चुकी है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के 9.5 करोड़ किसानों को 19,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की।
आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में किसानों की हालत में सुधार लाने के लिए किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी, जिसकी 8वीं किस्त का भुगतान सरकार ने किया। इस योजना के अंतर्गत कुछ अपवादों को छोड़कर किसान परिवारों की आय में 6,000 रुपए की सालाना सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9.5 करोड़ किसानों के खातों में 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भेजी। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम से जुड़े किसानों से बात भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इससे छोटे किसानों को फायदा हो रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री और कई सांसद भी उपस्थित थे। की तरफ जा रही है। ऐसे समय आप बड़े गौरव के साथ संयुक्त परिवार खेती में कर रहा है, संयुक्त परिवार खेती में काम कर रहा है, संयुक्त परिवार खेती में ये बार बार आप बोल करके परिवार के संयुक्त परिवार का जो बता रहे हैं, ये सुन करके बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरा, आप जब सीना तान करके बोल रहे थे कि हम जो पैदा करते हैं वो दिल्ली भी भेजते हैं, मतलब आप दिल्ली को की खिलाते हो, इसमें आपका एक आत्मसम्मान झलकता है कि देखिए मैं यहाँ समुद्र के बीच में बैठा हूँ, टापू पर बैठा हूँ, लेकिन मैं भी दिल्ली की सेवा करता हूँ। ये जो आत्मसम्मान और गौरव है ना, यही सबसे बड़ी पूंजी है। और मुझे खुशी है कि आपने जैविक खेती की तरफ बढ़ गए और आपने दुनिया को आकर्षित किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। कृष्ण की नगरी मथुरा धर्म कर्म के लिए जानी जाती है। जनता को अतिशीघ्र इस महामारी से निजात मिल सके, इसके लिए तमाम अनुष्ठान, हवन, पूजा यहां विद्वानों द्वारा किए जा रहे हैं। आज भी भगवान परशुराम का परंपरागत प्राकट्योत्सव कोरोना महामारी के चलते सूक्ष्मता के साथ मनाया गया। प्रातः बेला के शुभ मुहूर्त में मोहित भवन में विराजमान प्राचीन अष्टधातु के भगवान परशुराम का वैदिक विधि से पंचामृत किया गया। आज परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में मोहित भवन में विराजमान भगवान परशुराम की अष्टधातु की प्राचीन शीघ्र विग्रह का पंचामृत महाभिषेक किया गया है। इस बार अन्य विप्र बंधुओं को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया, कोविड-19 महामारी के चलते। इस बार बहुत सूक्ष्मता के साथ यह आयोजन किया गया है। इसमें सर्वप्रथम पंचामृत महाभिषेक किया गया। पंचामृत महाभिषेक के उपरांत पूजन अर्चन किया गया। पूजन अर्चन के बाद आरती और पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ। इस बार यह आयोजन सूक्ष्मता से करने की अपील हमने की थी और उसी अपील का भी हमने पालन किया है, क्योंकि इस महामारी के दौर में किसी को बुलाना, किसी के स्वास्थ्य हानि करना है। इसलिए हमने इस बार यह आयोजन बहुत ही शुभता के साथ किया। भगवान परशुराम के प्राचीन विग्रह का पंचामृत महाभिषेक पूजन अर्चन करके। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जेल में फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है कि यह फायरिंग दो गुटों के बीच हुई। इस फायरिंग में जेल के अंदर दो बदमाशों की हत्या कर दी गई। मारा गया एक बदमाश बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का करीबी था। हत्या करने वाले गैंगस्टर को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। जेल के अंदर प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में सुल्तानपुर जेल से चित्रकूट जेल में शिफ्ट किए गए पूर्वांचल के बड़े गैंगस्टर अंशु दीक्षित ने शुक्रवार दोपहर में फायरिंग की। इस फायरिंग में चित्रकूट जेल में बंद मुकीम काला और मेराज की हत्या की खबर है। आपको बता दें, मुकीम काला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इनामी गैंगस्टर था। वहीं मेराज को बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का करीबी बताया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद मेराज बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का खास गुर्गा बन गया था। खैर, जेल में फायरिंग के बाद मौके पर प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ पुलिस टीम पहुंच गई। इस दौरान अंशु दीक्षित और पुलिस टीम के बीच फायरिंग की खबर है, जिसमें अंशु दीक्षित मारा गया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि पॉजिटिविटी रेट कल 14.24 था। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट अधिकतम 36 हो गया था। कोरोना के केस 24 अप्रैल से धीरे धीरे कम हो रहे हैं। दिल्ली में वैक्सीन की उपलब्धता कम है। कोवैक्सीन लगभग खत्म हो गई
और कोविशील्ड 2 से 3 दिन की है। कम अवेलेबिलिटी है। दिल्ली के अंदर कोवैक्सीन तो लगभग ख़त्म हो गई है, कोविशील्ड भी 2-3 दिन की हमारे पास है अभी। तो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बिल्कुल, जो सेंटर कोवैक्सीन के लिए बनाया गया वो कोवैक्सीन के लिए, जो कोविशील्ड के लिए कोविशील्ड के, जो सेकंड डोज लगती है, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा ना। एक आदमी ने कोवैक्सीन लगवा ली, अगली बार वो कोविशील्ड बन गया तो वो कोविशील्ड लगवाने वहीं पहुंच जाएगा। तो इसलिए सेंटर को अलग रखा जाता है, ये कोवैक्सीन का सेंटर है, ये कोविशील्ड का सेंटर है। लेकिन सेकंड डोज के लिए ग्लोबली ये भी होता है, आप कहीं पे भी जाके ले सकते हो, ले सकते हैं, परंतु आपको क्लियर होना चाहिए ना। और दूसरा कोविशील्ड कौन सा हमारे पास है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि क्या सिर्फ किसानों के आंदोलन से कोरोना फैल रहा है? जब बंगाल में चुनाव हुए, रैलियां हुई, तब कोरोना नहीं फैला। सरकार कृषि कानून वापस लेने की बजाय आरोप लगा रही है। पूरे देश में यहाँ से ही फैल रहा है, ये बहुत दिन बाद में बताया इन्होंने, यहाँ से फैल रहा है। मतलब सरकार फेलियर हुई तो उसका ठीक रहा, अब यहाँ पे वोट न जा रहे। अगर भाई यहाँ पे जहाँ आंदोलन हो रहा है वहां से फैल रहा है, गांव-गांव जा रहे हैं, यहाँ तो लोग सुरक्षित हैं, ठीक है। इनको ये दिक्कत है तो इसका इलाज करना चाहिए। इसका इलाज है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल है नहीं। पूर्ण रूप से सरकार इसमें हुई है फेल। अब इनको और कुछ रहा नहीं पा के आंदोलन को ही बदनाम करो। ये तो 12वां वाक्य है इनका कि कोई न कोई माध्यम से आंदोलन को बदनाम करा जाए, ठीक है। क्या बंगाल में हो रहा है, दूसरे स्टेट में हो रहा है, पूरे देश में चल रहा है, तो सब लोग यहां से ही गए। जो अधिकारियों में जा रहा है, पूरा जो लोगों में दिल्ली में है, तो सब दिल्ली के लोग यहां से ही गए। और वो अपने स्टेट की बात कर रहे ना, वे उन्होंने तो पहले किसानों की सड़क खोद दी। सरकार ने जो कानून बनाए हैं उन कानूनों को वापसी ले सरकार, इन किसानों से बातचीत करे। अगर कोविड में पिछले साल 2020 में। और इसी के साथ खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। 45 साल की उम्र तो वध कोई भी व्यक्ति कोविड टीकाकरण करवा सकता है। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित में जारी। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और हमारे खास कार्यक्रम खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और मैं हूं आपके साथ लोकेश चगवानी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने पत्रकारों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकार साथियों और उनके परिवार के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अब प्रदेश के मीडिया के साथियों का कोरोना का इलाज सरकार कराएगी। मीडिया के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल के सभी सदस्य, अधिमान्य और गैर अधिमान्य साथियों का कोरोना के इलाज की चिंता सरकार करेगी। इस योजना में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल के संपादकीय विभाग में कार्य कर रहे सभी पत्रकार, डेस्क में पदस्थ पत्रकार, साथ ही कैमरामैन, फोटोग्राफर सभी को कवर किया जाएगा। मीडिया के साथियों के परिवार के कोरोना इलाज की चिंता सरकार करेगी। सभी मीडिया के साथी कोरोना महामारी के काल में जन जागृति का धर्म निभा रहे हैं। मध्य प्रदेश में अधिमान्य और गैर अधिमान्य पत्रकारों को पहले से पत्रकार बीमा योजना के अंतर्गत इलाज की व्यवस्था की गई है। पत्रकार कल्याण योजना द्वारा सहायता दी जा रही है। इस विकट संकट में हमारे मीडिया के मित्र, पत्रकार साथी दिन और रात अपने कर्तव्य का निर्वाह पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ कर रहे हैं। हमने ये देखा कि जनता तक जानकारियां पहुंचाते पहुंचाते अपने पत्रकारिता के धर्म का निर्वाह करते करते कई हमारे पत्रकार साथी भी संक्रमित हुए और कुछ का दुखद स्वर्गवास भी हो गया। इस समय जरूरी है कि ऐसे सभी मित्रों का जो कोविड की बीमारी से संक्रमित होते हैं उनका इलाज ठीक ढंग से हो जाए। मध्य प्रदेश में अधिमान्य
और गैर अधिमान्य पत्रकार साथियों के पहले से ही पत्रकार बीमा योजना के अंतर्गत इलाज की व्यवस्था है। पत्रकार कल्याण योजना में भी उनको सहायता दी जा रही है। शासकीय अस्पताल और अनुबंधित अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा है। आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया के संपादकीय विभाग के सभी मीडिया कर्मी अधिमान्य हो या गैर अधिमान्य हो और उनके परिवार का यदि कोई भी सदस्य कोविड की बीमारी से पीड़ित होगा तो मध्य प्रदेश सरकार उनको उनके हाल पे नहीं छोड़ेगी, उनका पूरा इलाज करवाया जाए। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच ऑक्सीजन की कमी का संकट अभी भी जारी है। गोवा के मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर ऑक्सीजन की किल्लत लोगों की मौत का कारण बन गई। गोवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बीती रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक 13 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि ये मौत ऑक्सीजन लेवल की कमी के कारण हुई है। इस अस्पताल में बीते दिनों में ऑक्सीजन की कमी के कारण कई मरीजों की जान जा चुकी है, जो कि लापरवाही को उजागर करता है। गोवा में पिछले कई दिनों से ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों की मौत हो रही है। प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ ऑक्सीजन की कमी नहीं, यहाँ पे सरकार को हिम्मत की भी कमी हो रही है। इसकी वजह से ज्यादा डेथ हो रही है। जैसे मैंने कहा, कोरोना से नहीं, मतलब सरकार की नाकामी से डेथ हो रही है लोगों की, और ये बहुत गलत बात है। मैं समझाता हूँ क्यों प्रॉब्लम है ये। गोवा में ऑक्सीजन बनता नहीं है। गोवा का जो भी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है वो बाहर के राज्यों से आता है, और इसकी पूरी जिम्मेदारी कि जितनी गोवा को ऑक्सीजन चाहिए वो पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, मोदी सरकार की होती है। और आज प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि गोवा की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो हमारे सावंत चीफ मिनिस्टर हैं, वो मुझे लगता है मोदी जी से ये बताने को डर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में कोर्ट में तो कार्रवाई चलेगी और कहीं भी कार्रवाई चलेगी, मीडिया में खबर चलेगी, लेकिन आपको अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको गोवा में और ऑक्सीजन। आज पूरे देश में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। वहीं कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए ईद के दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन को रोकने के लिए कांदीवली पुलिस की टीम पूरे इलाके में एक जंबो फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को जागरूक करती हुई नजर आई। तो साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के साथ भीड़भाड़ नहीं करने की अपील करते हुए नजर आई। आपको बता दें, इस फ्लैग मार्च में मालवनी डिवीजन की एसीपी स्मिता भोसले, कांदीवली के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बाबा साहेब सानुखे सहित पूरी पुलिस टीम शामिल रही। कोरोना संकट से जूझ रहे भारत की मदद के लिए दुनिया के तमाम छोटे बड़े देश आगे आए हैं। ऐसा अक्सर युद्ध के दौरान ही देखने को मिलता है, जब मित्र देश एक दूसरे को मेडिकल सामग्री और अन्य जरूरी चीजें भेजते हैं। मित्र देश ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाएं और अन्य मेडिकल उपकरणों से लेकर अन्य तरह की मदद लगातार भारत को पहुंचा रहे हैं। इस महामारी ने दुनिया को एकजुट कर दिया है। संकट के इस घड़ी में दुनिया के कई देश जिस तरह से भारत की मदद के लिए आगे आए, उसने मानवता की एक मिसाल को पेश किया। सिंगापुर से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आईएएफ के 4 विमान चेन्नई पहुंचे। चेन्नई कस्टम्स ने बताया कि राज्य सरकार के साथ बेहतर समन्वय के साथ सामान की तुरंत निकासी कराई गई। तो आपको बता दें, मित्र देश ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाएं और अन्य मेडिकल उपकरणों को लेकर लगातार मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, और तो मदद है वो भारत पहुंचाई भी जा रही है। इस महामारी ने दुनिया को एकजुट करके रखा है, और इसका उदाहरण भी अब देखने को मिल रहा है कि किस तरह से संकट के इस घड़ी में दुनिया के कई देश भारत की मदद के लिए आगे आते हुए नजर आए और मानवता की मिसाल को पेश किया गया है। सिंगापुर से ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर आईएएफ के 4 विमान चेन्नई पहुंचे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, चेन्नई कस्टम्स ने यहां पर यह जानकारी दी कि राज्य सरकार के साथ बेहतर समन्वय के साथ सामान की तुरंत निकासी जो है वो भी कराई गई।
खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये देश तो राम भरोसे ही चल रहा है। जिस तरह से कोरोना संक्रमितों की मौतें हो रही हैं, गंगा यमुना में लाशें बह रही हैं, तो लग रहा है कि हमारा देश भगवान भरोसे ही चल रहा है। और महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। संजय राउत ने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। मुख्यमंत्री जी से बातचीत चल रही है, मुख्यमंत्री जी से कॉन्फ्रेंस में या संपर्क में है। मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल सकता हूँ, मुझे लगता है गृह मंत्री भी है। अब ये शिकायतें दर्ज होती है, क्या होती है उस बारे में तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये देश तो राम भरोसे ही चल रहा है। इस देश में सरकार है, इस देश में प्रशासन है, इस देश में प्रधानमंत्री जी है, इस देश में स्वास्थ्य मंत्री है। लेकिन जिस तरह से कोरोना के वजह से मौतें हो रही है, जिस तरह से गंगा यमुना में लाशें सैकड़ों की संख्या में वाराणसी से पटना तक आप देख रहे हो, और जिस तरह से एक तरह से हाहाकार मचा है, तो देश राम भरोसे ही चल रहा है। लेकिन प्रभु श्री राम के अयोध्या में भी हालत खराब है, वहाँ भी ऑक्सीजन के मारे लोग मर रहे हैं। मैं अभी भी सुन रहा था। तो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, राज्यों के मुख्यमंत्री ने, मैंने पहले भी कहा है कि एक दूसरे से अगर वो डायलॉग रखे इस मामले में, अहंकार और राजनीति अगर भूल कर, तो ही देश की स्थिति सुधर सकती है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि महाराष्ट्र ने बहुत अच्छे तरीके से चीजों को देखिए, महाराष्ट्र ने हमेशा अच्छी तरह से चीजों को संभाला है, लेकिन महाराष्ट्र को बदनाम करने की बहुत कोशिश हो गई। अपोजिशन हो या और कोई हो, केंद्र से हो, महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश हो गई। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में देश में सबसे बेहतर काम अगर किसने किया है तो महाराष्ट्र ने। इस सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट है वो कुछ दिनों तक आप स्टॉप कर दीजिए, और वो पूरा जो पैसा है 20-25 हज़ार करोड़ का, वो आप कोरोना के निवारण के लिए यूज कीजिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा का काम, नई विधानसभा जो बनाने का काम चल रहा था, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने उस पर रोक लगाई है, और पूरा उनका जो बजट है वो कोरोना के लिए लाया है। तो अब ये देश की स्थिति ऐसी है, आप दिल्ली का नक्शा बदल के क्या करोगे? यहाँ लोग जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप लोगों की हालत देखिए। तो ये बात जो है, उद्धव ठाकरे से लेकर स्टालिन हो, ममता जी हो, सोनिया जी हो, सभी ने एक प्रधानमंत्री को पत्र। अस्पताल में लव यू जिंदगी गाने पर झूमने वाली कोरोना पीड़ित लड़की से जिंदगी रूठ गई, क्योंकि अब वो इस दुनिया को छोड़कर हम सबके बीच से चली गई है। कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर लव यू जिंदगी गाने पर झूमती एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ था। लड़की कोरोना संक्रमित थी। इस लड़की का वीडियो ट्विटर पर डॉक्टर मोनिका लांगे ने शेयर किया था। डॉक्टर के मुताबिक वीडियो में दिख रही इस लड़की को अस्पताल में आईसीयू बेड नहीं मिल पाया था, इसीलिए वो कोविड इमरजेंसी वार्ड में एडमिट थी। डॉक्टर मोनिका ने ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा था कि ये लड़की सिर्फ 30 साल की है। कोरोना संक्रमित इस लड़की को आईसीयू बेड नहीं मिल सका। हालत को संभालने के लिए इस लड़की को कोविड इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया। साथ ही डॉक्टर मोनिका ने इस वीडियो को शेयर करते हुए सीख दी थी कि जिंदगी में हालात कैसे भी हों, उम्मीद मत खोना। लेकिन अफसोस कि लव यू जिंदगी गाने पर झूमने वाली कोविड पेशेंट जिंदगी की जंग को हार गई।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। पंजाब विच हफ्ते दे सारे दिनां दौरान करवाया जा सकता है कोविड टीकाकरण। टीका लगवाउण वेले आधार कार्ड सने कोई भी योग शिनाख्ती कार्ड दिखाया जा सकता है। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित विच जारी।